महाराष्ट्र पुलिस में एक हवलदार सिद्धार्थ गजनी के गांव के दबंगों ने खूब पीटा। तब हवलदार परेशान होकर अपने पड़ोसी गांव वाले भैया लाल बहुत मांगे से कहता है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। वो गांव के दबंग व ऊंची जाति के लोग हैं। दरअसल सिद्धार्थ दलित परिवार से बिलोंग करता था, तो दोस्त सलाह देता है कि चलो थाने चलते हैं, मैं गवाही दूंगा, क्योंकि उसके सामने ही तो झगड़ा हुआ था। फिर थाने में 15 लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाती है। अब पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब धीरे धीरे वक्त यूं ही बढ़ता है। उसी के साथ भैया लाल बहुत मांगे पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम अपनी गवाही को वापस ले लो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ हवलदार था, इसलिए सीधे उससे लड़ने की ताकत नहीं थी। उसके दोस्त गवाह को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं टूटता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था और इसी बीच में उन लोगों को जमानत मिल जाती है। जब ये जमानत से छूटकर ये एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देते हैं जिसकी गूंज पूरे भारत में फैल जाती है। भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों की मीडिया में भी खूब चर्चा का विषय बना। लेकिन इस घटना के 60 दिन बीतने के बाद चर्चा हुई, लोग सड़कों पर उतरे, खूब हंगामा होता है और इस हंगामा में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। आखिरकार वो घटना क्या थी जिस घटना की गूंज महाराष्ट्र के अलावा पूरे भारत में फैल जाती है? आज की कहानी उस खौफनाक वारदात की है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य में एक जिला लगता है भंडारा। भंडारा में ही एक तहसील है मोहाड़ी। मोहाड़ी तहसील में एक गांव लगता है खैरलौंजी। खैरलौंज की बात है 29 सितंबर 2006 शाम को लगभग 6 बजे के आसपास का वाक्य है। लगभग 50-60 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली से भर कर के कुछ लोग यानी कि पड़ोसी गांव खैरलौंजी में जाते हैं और वहां पर एक वारदात को अंजाम देते हैं। आखिर ये पूरा मामला ये था कि सिद्धार्थ गजनवी से उसके गांव में लड़ाई हो जाती है, ज़मीन के ऊपर विवाद हो जाता है। सिद्धार्थ गजनवी एक गरीब परिवार से यानी कि दलित परिवार से बिलोंग करता था, एक हवलदार था। इससे जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसकी बहुत मारपीट की जाती है। गांव के मजबूत ठाकुर परिवार दबंग लोगों से, ऊंची जाति के लोगों ने इनकी मारपीट कर दी। ये अपनी जो बात है उसको इनका एक पड़ोसी दोस्त था भैया लाल बहुत मांगे, उससे कहते हैं और वो इनको सलाह देता है कि आप क्यों नहीं थाने में तहरीर देते। उसके बाद ये थाने में रिपोर्ट करते हैं। जब इनकी रिपोर्ट हो जाती है उसके बाद पुलिस उन पर दबिश देती है और उनको पकड़ के ले जाती है। जो भैया लाल बहुत मांगे था उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपनी जो आपने गवाही दी है उसको वापस ले लो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन इधर जो गवाह था भैया लाल बहुत मांगे, ये वापस नहीं लेता अपनी गवाही। जब उनकी जमानत होकर वो वापस आते हैं और वापस आने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके किसी पर लाठी, किसी पर डंडे, किसी पर जो है रॉड और ये लेकर के हथियार, और वो पहुंच जाते हैं इस खैरलौंजी गांव में। लगभग 29 सितंबर 2006 को शाम के 6 बजे के आसपास का ये वाक्य। पहुंच जाते हैं, जो जाकर के वहां पूछते हैं इनके घर पर। लेकिन उससे पहले ही भैया लाल बहुत मांगे को इनकी खबर लग जाती है। कोई व्यक्ति सूचना दे देता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपके घर की तरफ आ रहे हैं उस गांव से। तो वो वहां से पहले ही भग जाता है, वहां से निकल जाता है घर से, ये सोचते हुए कि उनकी दुश्मनी मुझसे है, न कि मेरे परिवार से। मेरे परिवार के साथ कोई गलत नहीं करेंगे। लेकिन इधर ये पहुंचते हैं उसके घर,
उसकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है सुरेखा बहुत मांगे। जब सुरेखा ये आवाज़ लगाते हैं घर के सामने कि क्यों भैया लाल बहुत मांगे हैं क्या, तो सुरेखा कहती है क्यों, क्या बात है, वो तो घर पर नहीं है। तो उसके बाद ये सुरेखा को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उसके अंदर घर में घुस जाते हैं और घर में होती है एक बेटी जिसका नाम होता है प्रियंका 17 साल और 2 बेटे होते हैं जिनमें एक बेटा रोशन जिसकी उम्र होती है 19 साल और दूसरा बेटा सुधीर जिसकी उम्र होती है 21 साल। ये चारों को खींच लेते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके वो निर्वस्त्र हो जाते हैं पीटते पीटते और उनको लगभग 1 घंटे भर पूरे गांव में घुमाया जाता है पीटते पीटते। वो बेचारे एक दूसरे की जो है जान की भीख मांग रहे थे, जान की दुहाई दे रहे थे कि कम से कम हमें जान से मत मारो। माँ बेटी की भीख मांगती है, बेटी माँ की भीख मांगती है, बेटी भाइयों की भीख मांगते हैं, भाई बेटी व माँ दोनों की भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जिस तरीके से निर्भया कांड दिल्ली में जो हुआ था उसी प्रकार ये माँ और बेटी का बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें ये गंदे तरीके से अभद्र व्यवहार करते हुए उनमें रॉड डंडे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है तो उसको गांव के पास ही एक नदी होती है, उस नदी में लाशों को ये डाल दिया जाता है और उसके बाद यूं ही केस आगे बढ़ता है। अब इधर जो भैया लाल बहुत मांगे बहुत घबराया हुआ था, परेशान था, लेकिन इसकी खबर उसको मिल जाती है कि परिवार के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन वो बेचारा डर रहा था, वो घर पर नहीं आता। 1 अक्टूबर होता है, उसके बाद 30 सितंबर होता है, उसके बाद 2 दिन निकलते हैं। 1 अक्टूबर को जब वो हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाने के बाद थाने में पहुंचता है, इनके खिलाफ़ FIR करता है, सूचना देता है, तो पुलिस आती है, उस नदी में उन लाशों को ढूंढने की कोशिश करती है। उससे पहले किसी भी भाई ने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन किसी ने सूचना तलक नहीं दी थाने में कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है और इस घटना को अंजाम दिया गया था। 1 अक्टूबर को जब पुलिस ने वहाँ लाशों को ढूंढना शुरू किया तो उसमें माँ की लाश तो पहले मिल जाती है और उसके बाद 2 बेटों की लाश मिल जाती है कड़ी मशक्क़त के बाद। लेकिन 1 अक्टूबर को बेटी की लाश नहीं मिलती। इधर माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उधर दूसरे दिन यानी 2 अक्टूबर को बेटी की लाश जब मिलती है, इनकी जांच होती है और उस जांच में साफ साफ डॉक्टरों के द्वारा ये बदल दिया जाता है कि इनके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों और जिन गांव वालों ने साफ साफ उनके सामने ये घटना घटी थी, लेकिन वहां उनके सामने किसी ने कोई ऐसा वारदात को नहीं बताया। अब 6 अक्टूबर को एक बार फिर से ये भैया लाल बहुत मांगे दोबारा से इस केस को जांच के लिए भेजते हैं। कहते हैं इसकी दोबारा से जांच की जाए, ये केस सरासर गलत, ये सब झूठा बनाया हुआ है। तो डॉक्टर साफ साफ इनकार कर देते हैं कि अब ये लाशें बिल्कुल फूल चुकी हैं और अब इनकी जो बलात्कार की जांच नहीं हो सकती। उसके बाद ये केस आगे यूं ही चल रहा था और उसके बाद दबंग लोगों का कुछ बिगड़ नहीं पाया था, केस आगे बढ़ता है। उसके बाद जो बलात्कार की रिपोर्ट होती है वो दब जाती है और एक अखबार था जो इस पूरे घटनाक्रम की लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, बाकी कोई अखबार में या कहीं भी कोई प्रकाशन में इसकी सूचना नहीं थी। दोस्तों वो लगातार कर रहा था और उसके लगातार करने से इसकी जो घटना है वो पहुंच जाती है टाइम्स ऑफ रिपोर्टर के पास। जो अखबार टाइम्स ऑफ रिपोर्टर के पास जब पहुंचती है वो इस पूरे घटनाक्रम को बारी बारी से पूरे इंडिया के अंदर जो है सूचित करने की कोशिश करता है। उसके बाद जब ये इंडिया लेवल पर प्रकाशित होती है तो इंडिया के एक्सप्रेस, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स और द अंग्रेज हवाला काफ़ी जो है इन अखबारों के माध्यम से फिर इसको लिया जाता है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर पुणे, मुंबई, नागपुर बड़े बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब फिर पुलिस इन लोगों के खिलाफ दबिश देती है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उस समय
विलासराव देशमुख थे और गृह मंत्री थे आर पाटिल। तो आर पाटिल इस पूरे घटनाक्रम को दो सामूहिक लोगों के बीच में जो विवाद हुआ था उसको बात को बदल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस पूरे घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है, ऐसा वो पूरे देश के अंदर भाषण देते हैं और पूरे महाराष्ट्र में ऐसी सूचना प्रकाशित करते हैं। लेकिन जब इन पर दबाव बनाया जाता है, दबाव पूरे महाराष्ट्र के अंदर हंगामा हो जाता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो इनको अपने जो बयान था उसको बदलना पड़ता है। और इधर ये जो विलासराव देशमुख थे ये एक निष्पक्ष तौर पर जांच के सीबीआई को आदेश दे देते हैं। जब सीबीआई जांच करती है तो सीबीआई 36 लोगों को हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए, क्योंकि दोस्तों सीबीआई की जो जांच होती है कभी सरकार के पक्ष में भी चली जाती है और कभी सरकार के खिलाफ भी चली जाती है। लेकिन यहाँ 36 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और फिर उसके बाद 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार होती है और उनके खिलाफ दाखिल होती है चार्जशीट। 11 लोगों में गोपाल, सकरू, शत्रुघ्न, विश्वनाथ, धर्मपाल, प्रभाकर, जगजीत, रामू, शिवपाल, महिपाल और पुरुषोत्तम, इन 11 लोगों के खिलाफ जब चार्जशीट होती है इनको पकड़ा जाता है और इन 11 लोगों में से 3 लोगों को, महिपाल, पुरुषोत्तम और धनपाल, इनको बरी कर दिया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना होने पर इनको छोड़ दिया जाता है। बाकी बचते हैं 8 लोग। 8 लोगों को दोषी करार देते हुए 2 को कड़ी मशक्क़त के और 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है उनमें से, और उनमें से 6 लोग बचते हैं, 6 को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन फिर ये मामला हाई कोर्ट बॉम्बे में जाता है। दोनों पक्ष अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन इधर जो पीड़ित पक्ष था वो बार बार इस बात को उठा रहा था कि हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ बलात्कार का केस जो है किया गया है, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जो हाई कोर्ट था वो ये कहता है कि दलील सिर्फ़ और सिर्फ गवाह के आधार पर चलती है, ये बोलने से या इनसे कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गवाह चाहिए। इस प्रकार उस बात को वहीं स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद केस पलट जाता है और जिन 6 लोगों के खिलाफ फांसी की सज़ा सुनाई थी उस सज़ा को भी बदल करके और उनके खिलाफ भी 25 साल कड़ी मशक्क़त व काम करने की सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और वहाँ से भैयालाल की तबीयत, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था उसके बाद 20 जनवरी 2017 को भैयालाल बहुत तेरे जिनकी तबीयत बिगड़ जाती है अचानक और उनको भंडारा ज़िले से, जो नागपुर का जो भंडारा ज़िले में जो हॉस्पिटल था बड़ा, उसमें एडमिट किया जाता है। वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया जाता है नागपुर हायर मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ रास्ते में लगभग आधा 1 किलोमीटर ही चले होंगे कि भैयालाल बहुत तेरे की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद आया जाता है कि हवलदार और भैयालाल बहुत तेरे की जो पत्नी थी उनके बीच में नाजायज़ संबंध थे, ऐसा कुछ लोगों न्यूज़ के माध्यम से हमें पता भी चला था। और जो हवलदार था वो इसकी पत्नी व घर के लिए कुछ लाभान्वित पहुंचाया करता था, लेकिन डिटेल तो हमें नहीं पता कि ऐसा मामला था या नहीं था। दोस्तों ये पूरी घटना पूरी वाकई में दिल को ठेस पहुंचाने वाली है। सब लोगों को, जो गरीब परिवार हैं उनको परेशान करने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस इन तमाम चीज़ों से आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जिससे कम से कम अब ऐसी जो घटनाएं, ऐसी जो वारदातें हैं, आज का जो दौर है उसमें थोड़ा कम हुई हैं। दोस्तों आपसे मैं एक बार विनम्रता से आपसे निवेदन करता हूं कि आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे मैं आपको बारी बारी से रोज़
आपके लिए अच्छी से अच्छी ऐसे ही वीडियो बना के लाता रहा हूँ। और मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप अपना कीमती वक्त निकाल करके और मेरी इस वीडियो को वॉच करते हो। बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।